दोस्तों, मैं रोहित कुमार एबनीशो की ओर से आपका स्वागत करता हूं। टैक्सेशन लॉ में हेड्स ऑफ इनकम के अंतर्गत थर्ड हेड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इसमें थर्ड केस है आरबी जोधामल कुथियाला वर्सेस सीआईटी एआईआर 1972 का केस है। इस केस में होता यह है कि जो एसएसी होता है वो एक रजिस्टर्ड फर्म है जिनका सोर्स ऑफ इनकम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज होता है, कुछ प्रॉपर्टी है, बिजनेस है और अदर सोर्सेस है जहां से इस फर्म का इनकम जनरेट होता है। 1946 की बात है। लाहौर में एक होटल था निडियोस होटल जिसे इस फर्म के द्वारा परचेज किया जाता है और इस चीज के लिए 46 लाख रुपीस पे किया जाता है। इस 46 लाख रुपीस को पे करने के लिए फर्म दो जगह से लोन लेती है। फर्स्ट, मेसर्स भारत बैंक लिमिटेड से यहाँ से 30 लाख रुपीस का लोन लेती है और राजा ऑफ जुबल से वहाँ से 18 लाख रुपीस का लोन लेती है। अब इसके बाद होता यह है कि 1947 में इंडिया का पार्टीशन होता है जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बनाया जाता है। अब यह होटल जो है निडियोस होटल जो कि लाहौर में अवस्थित था वो पाकिस्तान में चला जाता है और इस प्रकार से जब इंडिया आज़ाद होता है तो इस प्रॉपर्टी को एविक्यू प्रॉपर्टी के रूप में कंसिडर किया जाता है। अब अगर बात की जाए एविक्यू प्रॉपर्टी का तो उसका मतलब होता है कि सपोज कोई भी हिंदू जो पाकिस्तान में था वहाँ से जब इंडिया आता है अपनी प्रॉपर्टी जो भी वहाँ छोड़ चुका होता है उसे एविक्यू प्रॉपर्टी कहते हैं। द सेम वे कोई भी मुस्लिम जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान में जाता है और यहाँ उसकी प्रॉपर्टी रह जाती है तो वो एविक्यू प्रॉपर्टी कहलाती है। उस चीज़ के लिए दोनों ही कंट्री में कुछ ऑर्डिनेंस लाया गया था, कुछ रूल्स था। तो इसी तरीके से पाकिस्तान में 1949 में ऑर्डिनेंस लाया जाता है इन एविक्यू प्रॉपर्टी को लेकर के। अब बात आती यह है कि इस एसएसी फर्म को इन दोनों ही जगह अपना लोन चुकता करना होता है जिसके लिए इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पे किया जाता है। अब बात आती है 1 नवंबर 1951 की, जबकि इस एसएसी फर्म और राजा ऑफ जुबल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बात यह की जाती है कि जो भी प्रॉपर्टी लाहौर में है दैट इज निडियस होटल उसका हाफ शेयर राजा जी के पास होगा। इसके एवज में राजा जी जो भी लोन है इस फर्म के ऊपर उसका 1/3 लायबिलिटी खुद वहन करेंगे। इन बिटवीन मिसेस भारत बैंक लिमिटेड का कुछ अमाउंट पार्शली पे कर दिया जाता है। इसके बाद बात आती है असेसमेंट ईयर 1952-53 की, 55-56 की एंड 56-57 की। इस टाइम में एसएससी इस बात को दिखाते हैं कि उन्हें कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ा है फॉर द लोन्स ही हैज टेकन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और इसी कारण जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ा है उसे वो अपने लॉस के रूप में दिखाते हैं, जिसमें असेसमेंट ईयर 1952-53 में 1,723 रुपीज दिखाते हैं। असेसमेंट ईयर 1955-56 में 1,16,599 रुपीज शो करते हैं एंड द सेम अमाउंट असेसमेंट ईयर 1956-57 में ये शो करते हैं। जब ये मामला पहुंचता है इनकम टैक्स ऑफिसर के पास तो उनका कहना होता है कि ये प्रॉपर्टी उनके पास जब है ही नहीं, उस कंडीशन में ना तो कोई इनकम हो रहा है इनका और ना ही कोई लॉस हो रहा है, इसी कारण इस अमाउंट को लॉस के रूप में कंसीडर नहीं किया जाएगा और इस प्रकार से एसएससी के क्लेम को डिसअलाउ कर दिया जाता है। उसका यह मामला पहुंचता है अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर के पास। वो आईटीओ के द्वारा दिए गए ऑर्डर को ही कंफर्म करते हैं। उसके बाद यह मामला अपलेट ट्राइब्यूनल के पास पहुंचता है जहां अपलेट ट्राइब्यूनल का कहना होता है कि एसएससी अभी भी उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का ऑनर है। तो इस वजह से अगर देखा जाए फॉर द पर्पस ऑफ द लोन जो कि उसने इंटरेस्ट पे किया है उस कंडीशन में वो सारा का सारा इंटरेस्ट का अमाउंट डिडक्टेबल होना चाहिए अंडर क्लास 4 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। अपने ट्राइब्यूनल का यह कहना था कि असेसमेंट ईयर 1951-52 में सेम चीज हुआ था तो उसके ही बेसिस पर अभी जो भी अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में उसे देना पड़ रहा है वह अमाउंट टैक्स के अमाउंट में डिडक्टेबल होना चाहिए। देन उसके बाद यह मामला पहुंचता है हाईकोर्ट के पास जहां पर हाईकोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एविक्यू प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस एक्ट 1949 जो कि पाकिस्तान में लागू हुआ था उसे देखती है, उसके बारे में चर्चा करती है और फाइनली उनका डिसीजन होता है कि जो एसएससी है ही इज नॉट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी और जब वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर ही नहीं है तो उस कंडीशन में प्रॉफिट गेन ये लॉस की बात नहीं होती है और इस तरीके से यह मामला एसएससी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इस केस में क्या कहना होता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन ऑफ लॉ के रूप में आता है जिसमें केवल एक ही क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन होता है वेदर द एसएससी कंटिन्यू टू बी द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922 और सेक्शन 9 बात करता है इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। जब यह मैटर दिल्ली हाईकोर्ट में था उस वक्त फुल बेंच के द्वारा इस पर्टिकुलर केस में डिसीजन दिया गया था और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जस्टिस एस.के. कपूर के द्वारा नेगेटिव में दिया गया था। तो आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन ऑफ लॉ दिया हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में फैक्ट ऑफ द केस दिया हुआ है, थर्ड पैराग्राफ में भी फैक्ट दिया हुआ है और साथ में दिया है यहाँ पर आईटीओ का क्या कहना है, अपलेट असिस्टेंट कमिश्नर का क्या कहना है, देन ट्राइब्यूनल की जो फाइंडिंग थी उसके बारे में है और लास्ट में हाईकोर्ट का इसमें क्या ऑब्जर्वेशन रहता है, क्या डिसीजन रहता है उसके बारे में दिया हुआ है। देन उसका फोर्थ पैराग्राफ में आप देखेंगे
जो अपलांट होता है उसके तरफ से कंटेंशन रेज किया जाता है मिस्टर वीसी महाजन के द्वारा, जिसमें सबसे पहले उनका कहना होता है कि जरूरी है कि ऑनर वर्क को डिफाइन किया जाए। और अगर ऑनर की बात की जाए तो ऑनर का मतलब होता है द पर्सन हु इज हैविंग द अल्टीमेट राइट टू द प्रॉपर्टी। और ऐसा हो सकता है कि जो भी पर्सन है उसके पास जो प्रॉपर्टी है उस पर राइट जो है दैट माइट बी हेज्ड इन और रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है, बट स्टिल अगर देखा जाए तो वही पर्सन अल्टीमेट ऑनर होता है। जबकि इस बात का जवाब देते हुए रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहती है कि अगर टैक्स के पर्पज से अगर देखा जाए तो टैक्स इनकम, गेन और प्रॉफिट पर ही लगता है। और अगर टैक्स के परव्यू में ऑनर के बारे में अगर बात की जाए तो उसका मतलब होता है द पर्सन हु इज इंटाइटल टू इनकम, जिसके पास इनकम आता है वही ऑनर होगा। और इस पर्टिकुलर एक्ट में लीगल ऑनर या बेनिफिशियरी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं की जा रही है, बल्कि बात की जा रही है केवल उन पर्सन के बारे में जो कि इंटाइटल है हाउस प्रॉपर्टी से इनकम पाने के लिए। देन आप देखेंगे पैराग्राफ नंबर 9 में फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में बात किया गया है कि फॉर डिसाइडिंग द क्वेश्चन वेदर द एससीसी वाज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 9, इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एविक्यू प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1949 लाया गया था उसके कुछ प्रोविजंस को देखा जाए। और उन्हीं प्रोविजंस को एनालाइज करती है पैराग्राफ नंबर 6 में सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले लॉन्ग टाइटल एंड प्रियम्बल के बारे में चर्चा करती है ताकि इस ऑर्डिनेंस को लाने का क्या पर्पस है और क्या ऑब्जेक्ट है इसके बारे में पता चल सके। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 के बारे में चर्चा करती है, जिससे पता चलता है कि जो भी इवैक्यूए स्टेट है उसका राइट कस्टोडियन को दिया गया है। और कस्टोडियन अगर देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट होती है। और यह राइट मार्च 1947 से लागू होता है, जिस वक्त इंडिया और पाकिस्तान दोनों के क्रिएशन की बात हो रही थी। देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 9 के बारे में बात करती है, जहां पर कस्टोडियन को पावर दिया जाता है कि वो इवैक्यू स्टेट को अपने पोजीशन में ले सकती है। उसका सेक्शन 11 के बारे में बात करती है, जिसमें कहा जाता है कि इवैक्यू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो भी पेएबल अमाउंट है उसके लिए वो पर्सन कस्टोडियन को पे करेगा। सेक्शन 12 में कहा जाता है कि इवैक्यू प्रॉपर्टी वेस्ट इन कस्टोडियन, और जो भी कस्टोडियन है किसी भी तरह के लीगल प्रोसीडिंग के लिए उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है इन द केस ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी। अगर वो चाहे जिस तरीके से इसका मैनेज करना, एडमिनिस्टर करना वो कर सकती है। देन उसके बाद सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 के बारे में बात की जाती है, जहां पर की बात की जाती है कि जो भी रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी है अगर वो चाहे तो इस इवैक्यू प्रॉपर्टी को जो भी रिफ्यूजी इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं उसे दे सकती है, उसे अलॉट कर सकती है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 कहता है कि जो भी इवैक्यू है उनका कोई भी राइट नहीं होता है इवैक्यू प्रॉपर्टी के ऊपर, बिकॉज ये सारा का सारा राइट एंड पावर वेस्ट किया गया है कस्टोडियन के अंदर। एज पर सेक्शन 19 कस्टोडियन को पावर दिया जाता है कि यदि वो चाहे तो इवैक्यू स्टेट को रिस्टोर कर सकती है, और अगर चाहे तो इसके लॉफुली ऑनर को इसे वापस कर सकती है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन। आप इस केस में आगे देखिएगा कि रिस्पोंडेंट के तरफ से सेक्शन 19 के बारे में ही बात की जाएगी अपने डिफेंस में। देन उसके बाद सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 20 कहता है कि कस्टोडियन अगर चाहे तो किसी भी तरह का मेजर्स ले सकता है इन इवैक्यू प्रॉपर्टी को लेकर के, इसके प्रिवेंशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 20 अगर कस्टोडियन चाहे तो क्लॉज M के तहत इस इवैक्यू प्रॉपर्टी को वो सेल कर सकता है मार्केट में। क्लॉज N के तहत अगर वो चाहे तो इसे डिमोलिश या डिसमेंटल कर सकता है, बट डिमोलिश और डिसमेंटल करने के लिए सबसे पहले जरूरी यह है कि कस्टोडियन इस बात को देखेंगे कि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रिपेयर नहीं हो सकता है, या फिर उस पर्टिकुलर साइट को सेल आउट नहीं किया सकता है, या फिर जो भी मटेरियल वहां उपलब्ध है उसे सेल नहीं किया जा सकता है, तभी उस प्रॉपर्टी को डिमोलिश या डिसमेंटल किया जा सकता है। उसका सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 में बात की जाती है कि कस्टोडियन के द्वारा इवैक्यू प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किया जाएगा। पैराग्राफ नंबर 8 में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इन्हीं बातों का क्रक्स सामने लाते हुए कहती है कि अगर देखा जाए तो इन सारे सेक्शन को पढ़ने के बाद यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो भी वेस्टेड राइट है वो कस्टोडियन को दिया गया है, जबकि एसएससी जो कि अपने आप को ऑनर कह रहा है उसके पास ये राइट नहीं है। बिकॉज इस पर्टिकुलर केस में देखा जा सकता है कि जो इवैक्यू है ना तो वो उस प्रॉपर्टी को लीज कर सकता है, ना तो सेल कर सकता है, ना ही मोर्टगेज कर सकता है, और ना ही उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से उसे किसी तरह का इनकम आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो कस्टोडियन के पास ये सारा का सारा राइट और सारा का सारा पावर है। इनफैक्ट अगर कस्टोडियन चाहे तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिमोलिश भी कर सकती है और डिसमेंटल भी कर सकती है। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है ऑल द राइट्स दैट द इवैक्यू हैड इन द प्रॉपर्टी ही लेफ्ट इन पाकिस्तान वर एक्सरसाइजेबल बाय द कस्टोडियन एक्सेप्टिंग दैट ही कुड नॉट एप्रोप्रिएट द प्रोसीडिंग ऑफ हिज ओन यूज। कि वो सारा राइट जो इवैक्यू के पास था वह कस्टोडियन के पास चला जाता है। वो अलग बात है कि कस्टोडियन इसे अपने यूज के लिए नहीं कर सकता है, बट बाकी और प्रोसीडिंग के लिए इसका यूज कर सकता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि अगर इवैक्यू कोई भी राइट एक्सरसाइज करना चाहता है इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर, तो जरूरी है कि वो पहले कस्टोडियन से कंसेंट लेगा, और बिना उसके कंसेंट का वो कुछ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए इवैक्यू प्रॉपर्टी के सेंस में कस्टोडियन का पोजीशन बिल्कुल ट्रस्टी की तरह ही होता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बात की जाती है ऑनर के बारे में
कि आखिर ऑनर किसे माना जाएगा, उस पर्सन को जिसमें प्रॉपर्टी वेस्ट करती है, या फिर वह पर्सन जो इंटाइटल है फॉर सम बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द हाउस प्रॉपर्टी। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट पैराग्राफ नंबर 9 में कहती है और कहती है कि कोई भी एक प्रॉपर्टी दो पर्सन के द्वारा ऑन नहीं किया जा सकता है, और अगर दो पर्सन किसी प्रॉपर्टी पर राइट की बात करता है तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और एक्सक्लूसिव राइट होगा जो कि दोनों को अलग दिया गया होगा, बट दोनों की राइट सेम यहाँ पर नहीं हो सकती है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनर। और तब सुप्रीम कोर्ट कहती है द ऑनर मस्ट बी दैट पर्सन हु कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ द ऑनर नॉट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनर बट इन हिज ऑन राइट। इस पर्टिकुलर केस से हट करके पैराग्राफ नंबर 10 में सुप्रीम कोर्ट एक बहुत अच्छी बात कहती है, जिसमें उनका कहना होता है कि यदि ये मान लिया जाए कि जो एसएससी है उसका क्लेम सही है और जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में अवेलेबल है उस पर उसका राइट है, और उस कंडीशन में जो भी उसे लॉस हुआ है वह अमाउंट उसके इनकम टैक्स से डिडक्ट किया जाना चाहिए। अगर इस बात को मान लिया जाए तो ऐसे हजारों लोग हैं जो वहां से आए हैं, इंडिया में रह रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, और अगर सपोज उस प्रॉपर्टी से कोई अगर इनकम हो रहा है तो इन पर्सन को यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो इनके ऊपर दोहरी चोट पड़ती है। फर्स्ट, उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और दूसरी बात, उनको उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स पे करना होगा जिसका बेनिफिट वो रीप नहीं कर रहे हैं। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट कहती है इट इज ट्रू दैट इक्विटेबल कंसिडरेशन आर इररिलेवेंट इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉज, बट दोज लॉज लाइक ऑल अदर लॉज हैव टू बी इंटरप्रेटेड रीजनेबली एंड इन कंसोनेंस विद द जस्टिस। पैराग्राफ नंबर 11 में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस साइट किया जाता है, एंड द नेम ऑफ द केस इज द ऑफिशियल असाइनी ऑफ द वेस्ट ऑफ बंगाल स्टेट ऑफ जनानेन्द्रनाथ परमानिक, और यह केस कलकत्ता हाई कोर्ट का है। इस केस में होता यह है कि एक पर्सन होता है ए, इसने कुछ लोन लिया था सी से और वो चुकता नहीं कर पाता है, और ऐसा होता है कि वो इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है। इस कंडीशन में जो भी इसकी प्रॉपर्टी होती है लाइक हाउस प्रॉपर्टी वगैरह, उसके लिए एक ऑफिशियल असाइनी नियुक्त किया जाता है, जो देखा जाए ये प्रॉपर्टी अब वेस्ट करता है इस ऑफिशियल असाइनी के पास, और इस ऑफिशियल असाइनी की ड्यूटी होती है कि उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो भी क्रेडिटर है उसको पैसा वो वापस करे। यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि पहले जब ये प्रॉपर्टी पर्सन ए के पास था तो उस वक्त उस हाउस का टैक्स ये पर्सन पे करता था, बट कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये प्रॉपर्टी चला जाता है बी के पास, और बी ऑफिशियल असाइनी है। इस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी बी के पास है, और एज पर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 9 इस प्रॉपर्टी का नोशनल वैल्यू निकाली जाए तो उस कंडीशन में जो टैक्स इंपोज किया जाएगा उस टैक्स के लिए जिम्मेदार कौन है। यहाँ कोर्ट का कहना होता है यह बात सही है कि बी इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, लेकिन बी की तरफ से जो काउंसिल आए थे उनका कहना था अगर देखा जाए तो ऑनर और बेनिफिशियल ऑनर दोनों अपने आप में डिफरेंट है। अगर बात करते हैं ऑनर की तो जरूरी नहीं है कि वो बेनिफिशियल ऑनर हो, तो इस कंडीशन में जरूरी है कि इस एडजेक्टिव को यहाँ पर ऐड किया जाए दैट इज बेनिफिशियल ऑनर, और तब देखा जाए कि उस प्रॉपर्टी से आने वाले इंटरेस्ट में क्या बी को कुछ मिल रहा है। अगर बी को वहां से इनकम कुछ रिसीव नहीं हो रहा है और वो केवल ऑफिशियल असाइनी है जिसकी ड्यूटी है कि इस प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करे और साथ ही जो भी यहाँ से पैसा आए उस पैसा को क्रेडिटर को दे, तो उस कंडीशन में टैक्स इसके ऊपर इम्पोज नहीं किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑनर और बेनिफिशियल ऑनर इसके डिफरेंस को समझाया गया है, और यह बताया गया है कि टैक्स किसके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है और किस कंडीशन में इम्पोज किया जा सकता है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के पास सेकेंड केस आता है, एंड द नेम ऑफ द केस इज द कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस फ्लेमिंग। इस केस में होता यह है कि एक पर्सन होता है आर, जो कि इस केस में एक्चुअली रिस्पोंडेंट है। उसने ए से कुछ लोन लिया, बट वो लोन चुकता नहीं कर पाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। इस आर के पास दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट, हेरिटेज प्रॉपर्टी, जो कि 2 हेरिटेज प्रॉपर्टी होती है, और कुछ कैश होता है 53 पाउंड का। ये सारी की सारी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्टी को दे दी जाती है ताकि वो इस प्रॉपर्टी को मैनेज करे, और जो भी यहाँ से अगर पैसा आए तो ए का लोन क्लियर करे। यह बात है 1921 की, जिस वक्त की इस पर्सन को इंसॉल्वेंट घोषित किया गया था। उसके बाद 10 मई 1926 को इस पर्सन के पास कुछ पैसा आता है जिससे कि वो इस प्रॉपर्टी में फिर से इन्वेस्ट करता है, और अगर देखा जाए तो इसकी इंसॉल्वेंसी समाप्त हो जाती है, और इनका पीरियड ऑफ इंसॉल्वेंसी जो होता है दैट इज फ्रॉम 1921 टू 10 मई 1926। इन बिटवीन ट्रस्टी के द्वारा जो भी इस प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू था उस वैल्यू पर टैक्स पे किया जाता है। इस पर्टिकुलर केस में आर के द्वारा कंटेंशन यह रेज किया जाता है कि अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी अभी तक सेल आउट नहीं हुई थी, बिकी नहीं थी, उसने इन्वेस्ट किया है, वापस इसे मिल गई है। यह प्रॉपर्टी पहले भी इसकी थी और बाद में भी इसकी हो जा रही है, तो अगर देखा जाए इन बिटवीन भी यह प्रॉपर्टी इसकी ही थी, क्योंकि ये किसी और के पास गई ही नहीं, ऑनरशिप कभी ट्रांसफर हुआ ही नहीं। जो भी टैक्स पे किया गया है ट्रस्टी के द्वारा वो एक्चुअली इसके बिहाफ में ही पे किया गया है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी इसकी ही थी, और इस कंडीशन में जो भी उसका पर्सनल अलाउंसेस है उसमें से उसे टैक्स डिडक्शन मिलना चाहिए। यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड का कहना होता है अगर देखा जाए तो इस कंडीशन में ऑनर बनाया गया था ट्रस्टी को,
और ट्रस्टी की जिम्मेदारी थी कि वो सारे के सारे प्रॉपर्टी को मैनेज करे, एडमिनिस्टर करे और जो भी टैक्स है वो पे करे। इस पर्सन के पास तो ये प्रॉपर्टी थी ही नहीं और ना ही इन बिटवीन इस पर्सन के पास किसी भी तरह का राइट इस प्रॉपर्टी के ऊपर था। और जब किसी भी तरह का राइट नहीं था, ना ही कोई लायबिलिटी थी, तो उस कंडीशन में ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं मानी जा सकती है और जो भी टैक्स पे किया गया है उसके लिए इस पर्सन को छूट नहीं मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 14 में आप देखेंगे एक टेस्ट के बारे में बात की गई है और टेस्ट यह है कि कैसे पता चलेगा कि कौन पर्सन टैक्स के लिए लायबल है। तो यहाँ पर कहा जाता है जिस पर्सन को इनकम अक्रू होता है, जिस पर्सन को इनकम मिलता है, वही पर्सन टैक्स के लिए लायबल है। पैराग्राफ नंबर 16 में सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि बहुत सारे इंग्लिश केसेस को कंसिडर करने के बाद हाई कोर्ट कुछ जजमेंट पर आई थी और उन्होंने जजमेंट दिया था। देन उसके बाद एसएससी के पक्ष से मिस्टर महाजन का कंटेंशन होता है कि अगर देखा जाए इस कंडीशन में कि इवैक्यू की प्रॉपर्टी भले ही कस्टोडियन के द्वारा ली गई थी और कस्टोडियन के ऊपर लार्जर पावर भी दिया गया था, और इनका कहना होता है कि एक केस ऐसा भी आया है जहां पर से कि इवैक्यू जो है पाकिस्तान से इंडिया में आता है और आने से पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टी पाकिस्तान में थी और अब भी उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। और इस चीज के लिए एसएससी के पक्ष से मिस्टर महाजन अमूर सिंह वर्सेस कस्टोडियन इवैक्यू प्रॉपर्टी पंजाब 1957 के केस को साइड करते हैं, जहां पर कि जस्टिस जगन्नाथ दास का कहना होता है कि भले ही इवैक्यू की प्रॉपर्टी वेस्ट की जाती है कस्टोडियन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इवैक्यू है ही हैज लॉस्ट हिज ऑनरशिप। जो कानून है अल्टीमेट ऑनरशिप को रिकॉग्नाइज करता है, बट दैट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस। अगर इवैक्यू चाहे तो वापस आकर के अपनी प्रॉपर्टी को ले सकता है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी जो कस्टोडियन को दी गई है दैट इज जस्ट टू मैनेज द प्रॉपर्टी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि काउंसिल के द्वारा अमूर सिंह का जो केस साइड किया गया है उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है और उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए जरूरी है कि आर्टिकल 19(1) के बारे में बात किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर जो रियल क्वेश्चन है वो रियल क्वेश्चन यह है कि जिस राइट के बारे में एससीसी बात कर रहे हैं, कैन द राइट बी कंसिडर्ड एज ऑनरशिप विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 9। ऑनर के मीनिंग को डिफाइन करने के लिए स्ट्राउड्स जुडिशियल डिक्शनरी का हेल्प लिया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो यह मीनिंग लिया जा रहा है डिक्शनरी से, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन उसके बाद मिस्टर महाजन पलक ऑन जुरिस्प्रूडेंस को साइड करते हुए ऑनरशिप के बारे में बात करते हैं कि वहां ऑनरशिप के बारे में क्या बात कही गई है, जिसमें कहा जाता है कि ऑनरशिप में बी डिस्क्राइब एज द एंटायरली ऑफ द पावर ऑफ यूज एंड डिस्पोजल अलाउ बाय द लॉ। और बेसिकली इसमें यह बात की जाती है कि ऑनरशिप का यह मतलब नहीं है कि वो पावर उस वक्त ही एक्सर्ट करे। इट माइट भी हो सकता है कि पर्सन रिमोट में हो, कुछ लिमिटेशंस हो, बट जो ऑनरशिप है उसे केवल पावर एक्सरसाइज करने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा जाना चाहिए। इसी कारण लास्ट में वो कहते हैं ही विल बी द ऑनर इवन इफ द इमीडिएट पावर ऑफ कंट्रोल एंड यूज इज एल्सवेयर। और बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट के द्वारा वो यह बताना चाहते हैं कि भले ही इवैक्यू प्रॉपर्टी का राइट वेस्ट किया गया है कस्टोडियन में और उन्हें पावर दिया गया है इसे मैनेज और कंट्रोल करने का, लेकिन अगर देखा जाए तो रियल पावर एसएससी के पास ही है। इसी क्रम में मिस्टर महाजन एक गलत केस को साइड करते हैं जो कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया था, एंड द नेम ऑफ द केस इज राजा पीसी लाल चौधरी वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जिसमें होता यह है कि एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है रिसीवर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो इस कंडीशन में कंटेंशन यह होता है कि जो रिसीवर है क्या उसको ही ऑनर माना जाएगा। तो यहाँ कोर्ट का कहना होता है कि रिसीवर को ऑनर नहीं माना जाएगा बिकॉज द प्रॉपर्टी डिड नॉट वेस्ट इन हिम। और साथ ही साथ कोर्ट का कहना होता है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन रिसीवर, ट्रस्टी, ऑफिशियल असाइनी और ऑनर। तो जरूरी है कि इनके डिफरेंस को समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि एसएससी के द्वारा गलत केस साइड किया गया है और अगर देखा जाए तो जो भी जजमेंट इस पर्टिकुलर केस में आया है वो एसएससी के अगेंस्ट में जाता है और रेवेन्यू के फेवर में जाता है, बिकॉज करंट केस में अगर देखा जाए तो राइट वेस्ट किया गया है कस्टोडियन में, ना कि एसएससी में। सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि राजा पीसी लाल चौधरी वाले केस में रिलायंस वाज बेस्ड ऑन अनदर केस जिसका डिसीजन कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था, एंड द नेम ऑफ द केस वाज नवाब बहादुर ऑफ मुर्शिदाबाद वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वेस्ट बंगाल। इस केस में होता यह है कि नवाब मुर्शिदाबाद की कुछ टेरिटरी होती है जिसे ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने कब्जा में ले ली जाती है। उसके बाद नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में अग्रीमेंट होता है और यह अग्रीमेंट होता है 1891 में। इस अग्रीमेंट के तहत यह होता है कि जब तक नवाब जिंदा रहेगा उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, वहां से जो भी इनकम होता है वो नवाब की इनकम होगी। नवाब का नीलियन मेल अगर कोई होता है तो उस प्रॉपर्टी को वो ऑन कर सकता है और ये तब तक जाता रहेगा जब तक कि लीनियर मेल डिसेंडेंट इनको मिलता रहता है। उस कंडीशन में जो भी प्रॉपर्टी से इनकम आती है वो इनकी अपनी इनकम होगी, एंड फॉर परपेचुइटी दे कैन एंजॉय द राइट ऑन द प्रॉपर्टी। इसके बाद होता यह है कि इस प्रॉपर्टी पर टैक्स की बात होती है। तो यहाँ पर नवाब का कंटेंशन होता है कि उनके और ब्रिटिशर्स के बीच में अग्रीमेंट हुआ है और अग्रीमेंट के तहत अगर देखा जाए तो उसमें एक क्लॉज लिखा हुआ था जिसमें यह बात थी कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर लीनियर मेल डिसेंडेंट को तो होगा, लेकिन किसी भी कंडीशन में इस प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हो सकता है, एलिनेशन नहीं हो सकता है, ना ही ये प्रॉपर्टी किसी को सेल किया जा सकता है
बल्कि इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ एंजॉय करने का राइट था, उसके अलावा इसे सेल करने का या एलिनेट करने का राइट नहीं दिया गया था। तो यहाँ नवाब का कहना होता है कि अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर केस में इस प्रॉपर्टी के ऊपर नवाब का ऑनरशिप नहीं है, बल्कि ऑनरशिप ब्रिटिशर्स का है, तो टैक्स देने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है। यहाँ कोर्ट का कहना होता है कि हो सकता है प्रॉपर्टी का नेचर कुछ भी हो, और जो डीड सेटलमेंट हुआ है ब्रिटिशर्स और नवाब के बीच में, तो उस कंडीशन में नवाब के ऊपर डुअल स्टेटस दिया गया है, फर्स्ट बोल्डर ऑफ द स्टेट और सेकेंड इंडिविजुअल। और अगर देखा जाए फॉर द लाइफ इस प्रॉपर्टी को एंजॉय नवाब करते हैं और उनका लीनियर मेल डिसेंडेंट करता है। इन ए सेंस अगर देखा जाए जब तक नवाब जिंदा है या इनके खानदान में कोई भी मेल डिसेंडेंट है, यह प्रॉपर्टी उनकी ही है, ऑनरशिप उनका ही है। इसी वजह से यह प्रॉपर्टी फॉर द टैक्स पर्पस कम्स अंडर द परव्यू ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इन तमाम इंटरप्रिटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एविक्यू प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 1949, इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 9, इन सारी चीजों को देखने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर आती है कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ कोर्ट के सामने आया है उसमें कोर्ट पाती है कि जो एसएसी है ही इज नॉट ऑनर ऑफ नोडस होटल विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस केस। और सिंस अगर वो ऑनर नहीं है तो इस पर्पज से वो सेक्शन 9 में फॉल नहीं करता है, और इस प्रकार से इसकी अपील फेल होती है, डिसमिस की जाती है, बट किसी भी तरह का कोई कॉस्ट इम्पोज नहीं किया जाता है, और इसके साथ ही यह केस यहाँ समाप्त होता है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफी समय, मेहनत और रिसोर्सेस लगता है। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करें ताकि एबनिशियो टीम को प्रोत्साहन मिले तथा आपके द्वारा दिए गए फीडबैक पर काम करके और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाया जा सके। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो with needy one. Thank you for watching videos. Thanks a lot.